नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट। एक नई सीरीज प्रैक्टिस पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जैसा भी होगा आगे सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उस हिसाब से आप लोग अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बेतवा, केन, यमुना, गोमती, गंडक। तो सबसे पहले थोड़ा सा एलिमिनेट कर लेते हैं, बाकी अपना देखेंगे। बेतवा नदी, तो बेतवा आप पता है आप लोगों को कि वो यमुना की सहायक नदी है। तो इस स्थिति में ना तो बी हो सकता है और ना ही डी हो सकता है। बचते हैं दो ऑप्शंस, 2, 3, 5 और 3, 4, 5 के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर होता है सी, यमुना, गोमती और गंडक। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या होता है। आंसर सी, गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी जो है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमालय से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद अलकनंदा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे आकर के मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? हरिद्वार में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ गंगा में आकर मिलती हैं। इनमें कौन कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और गोमती। ठीक है। इसके बाद यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री से निकलती है। क्वेश्चन में कौन कौन सी नदियाँ थी? यमुना थी, गंडक थी और गोमती थी। ठीक है। यह गंगा के दाहिने किनारे समानांतर बहती है और इलाहाबाद यानी जो प्रयाग है में गंगा से आकर मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती नदियों के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है। इससे बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। लेकिन नदियाँ छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। चंबल, बेतवा और केन की बात हो रही है। ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये सब जो तो हैं चंबल, बेतवा और केन, ये किसकी सहायक नदी हैं? यमुना की। तो सही आंसर क्या हो जाता है इसका? ये तीनों। ठीक, क्योंकि बेतवा और केन क्या है? यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ये दोनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट थर्स्ट संबंधित है किससे? रेलवे परिसर में अनधिकृत रूप से पैक किए गए पेयजल की बिक्री से, राजस्थान के पश्चिमी भागों में जलापूर्ति के मुद्दे से समाधान से, तेलंगाना और आंध्र के उप शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति से, या ग्रीष्म ऋतु में पक्षियों और जानवरों के लिए जल संचयन के मुद्दे के समाधान से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है रेलवे परिसर में अनधिकृत रूप से पैक किए गए पेयजल की बिक्री को रोकने के लिए। रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम था जिसमें अनधिकृत जो पैक्ड वाटर बिकती थी रेलवे स्टेशन पे, उन पर बैन लगाने की बात की गई थी, उनको सीज करने की बात की गई थी। देखते हैं। ऑपरेशन थर्स्ट रेलवे परिसर में अनधिकृत यानी PDW यानी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के खतरे को रोकने के लिए रेलवे पुलिस बल द्वारा ऑपरेशन थर्स्ट नामक एक अखिल भारतीय अभियान 8 और 9 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों को कवर किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के बढ़ने के साथ वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। क्या बढ़ता है? तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा उससे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब छोटे से गिलास में अगर हम वाटर रखें और एक बड़े से बर्तन में रखें तो इसमें जो वाटर का वाष्पन होगा थोड़ा सा कम होगा और बड़े से बर्तन में ज़्यादा होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से भी इवेपोरेशन तेज़ी से होता है। पवन की गति तेज़ी से बढ़ेगी तो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन तेज़ी से होगा, उससे भी बढ़ेगा। आर्द्रता के बढ़ने से क्या बढ़ेगा? तो आर्द्रता अगर बढ़ती है तो कहते हैं ना वायु जो है, एयर जो है वो सैचुरेशन पॉइंट में चली जाती है और सैचुरेटेड एयर जो है वो इवेपोरेशन को ज़्यादा करती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आर्द्रता बढ़ने पर नहीं होगा। तो अगर हम लोग सिर्फ एक पकड़ लें कि आर्द्रता, एलिमिनेशन राउंड अगर करें, इसमें एलिमिनेशन मेथड से करें, तो अगर आर्द्रता को ही समझ लें सिर्फ कि आर्द्रता जो है उसके बढ़ने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि
नहीं होती है, जबकि आर्द्रता के कम होने से होती है। एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं कि बरसात में जो है वो कपड़े जल्दी नहीं सूखते, जबकि गर्मियों में जल्दी से सूख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि गर्मी में आर्द्रता कम होती है, जबकि बरसात में ज़्यादा होती है। ठंडी में भी कम होती है बरसात की अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति में एक जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हटा दें, तो ना ए हो सकता है, ना सी हो सकता है, ना डी हो सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है कब? सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से। वाष्पीकरण एक सतही घटना है। यदि सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि के साथ अधिक संख्या में कणों को वाष्प की स्थिति में परिणत होने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। आर्द्रता में कमी, जबकि वहाँ क्या था? आर्द्रता में वृद्धि। क्या वृद्धि होने पर? यदि हवा में पानी की मात्रा पहले से ही अधिक है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी, लेकिन कमी है तो वृद्धि होगी। हवा की गति में वृद्धि के साथ जल वाष्प के कण हवा के साथ दूर चले जाते हैं, मोमेंट होता रहता है, जिससे आसपास जल वाष्प की मात्रा कम है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बी। ठीक, तो बी ही सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो हम लोगों को ये पढ़ाया गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रतिरक्षा प्रदान करता है WBC, और WBC में पाया जाता है ल्यूकोसाइट्स। एक क्वेश्चन पीसीएस काफ़ी पूछता है कि ल्यूकीमिया रोग कहाँ होता है, तो WBC यानी ल्यूकोसाइट्स में होता है। इनके सेल्स में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो इसका चौथा गलत है, तो चौथा एलिमिनेट कर दिया जाए। तो जहाँ जहाँ 4 हो वो नहीं हो सकता, तो ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी गलत। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं आंसर बी। इसका आंसर बी है। खून में स्थित लाल पदार्थ हीमोग्लोबिन कहलाता है। यह एक प्रोटीन वर्णक है जिसमें लोहा की मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन का कार्य शरीर में ऑक्सीजन का वहन करना होता है। ये रोगों को से प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता। प्रतिरक्षा कौन प्रदान करेगा? WBC। और WBC में क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रातापानी वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में विचार करना है हमें। राजस्थान सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, भीमबेटका शैलाश्रय गुफाएं रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में अवस्थित हैं। कोलार नदी अभयारण्य की पश्चिमी सीमा कोलार नदी अभयारण्य की पश्चिमी सीमा बनाती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सही होता है। ये आंसर भी अगर ना आता हो तो इसका थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो कुछ हद तक तो सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। पहली चीज़, राजस्थान सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि भीमबेटका शैलाश्रय गुफाएं रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। तो पहली स्टेटमेंट ये और ये दोनों। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो बी सही होगा या तो एक सही होगा। ठीक है, कोलार नदी अभयारण्य की पश्चिमी सीमा बनाती है। कोलार नदी मध्य प्रदेश में बहती है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट अगर सही है तो दूसरा सही होगा। तो इसका सही आंसर या तो सी हो सकता है या बी हो सकता है। देखते हैं क्या सही आंसर है। वैसे इसका सही आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका सही आंसर है सी। मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। तो कहाँ स्थित है रातापानी? इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में। सीधा क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है कि रातापानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, या कुछ अभयारण्यों के नाम दे दिया और मिलाने को दे दिया जाए। यह अभयारण्य मध्य प्रदेश के भोपाल रायसेन वन प्रमंडल में 890 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में अभयारण्य की घोषणा से अवैध खनन और अवैध शिकार की समस्या से जूझ रहे क्षेत्र में बाघों के बेहतर संरक्षण को मदद मिलेगी। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य भारत में विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित प्राकृतिक शैलाश्रयों की एक श्रृंखला है। इस आश्रय स्थलों को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल नामित किया गया। यह परिसर रातापानी वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। यह अभयारण्य नर्मदा नदी के उत्तरी भाग मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है
कोलार नदी अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा बनाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरीज वाचिंग ट्रांजिएंट्स हैपन ग्रोथ का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 6, जापान, जर्मनी, इजराइल, रूस व चीन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। इसका सही आंसर है जापान, जर्मनी और इजराइल। ठीक है, ग्रोथ इंडिया हैनले की दक्षता का ब्रह्मांड में क्षणिक घटनाओं का अवलोकन करने के लिए ग्लोबल रिले ऑब्जर्वेटरी वाचिंग ट्रांजिएंट्स हैपन नामक एक बहुउद्देशीय सहयोग पहल का हिस्सा है। यह देश का पहला रोबोटिक टेलीस्कोप है। क्या है ये? रोबोटिक टेलीस्कोप है, जिसे ब्रह्मांड में गतिशील या क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप को प्रकाश वर्ष की तुलना में बहुत कम समय में होने वाले ब्रह्मांडीय घटनाओं को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे वर्ष, दिन, यहाँ तक कि घंटे। यूएस, यूके, जापान, भारत, जर्मनी, ताइवान और इजराइल के विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान इस पहल का हिस्सा है। ठीक है, कौन कौन से? यूएस, यूके, जापान, भारत, जर्मनी, ताइवान और इजराइल। परियोजना का प्राथमिक अनुसंधान उद्देश्य टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी है, ब्रह्मांड में विस्फोटक संक्रमणकर्ताओं और 4 स्रोतों के अध्ययन के फलस्वरूप की जरूरत पर जोर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिए गए थे? रूस और चीन, इन दोनों के नाम यहाँ पे नहीं हैं। कौन कौन है नाम? यूएस है, यूके है, जापान है, भारत है, जर्मनी, ताइवान और इजराइल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपथ शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? वो ग्राम का प्रमुख था जिसका सार्वजनिक भूमि पर नियंत्रण होता था। इस शब्द का प्रयोग शहरी कुलीन वर्ग और समृद्ध व्यापारियों के लिए भी होता था। भूमि पर काम कराने के लिए वह दासों और किराए के श्रमिकों को नियोजित करता था। ठीक है, गृहपथ के बारे में बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। गृहपथ घर का स्वामी, मालिक या प्रमुख होता था, जो आम आवास साझा करने वाली महिलाओं, बच्चों और दासों और श्रमिकों को नियंत्रित करता था। तो घरों के संसाधनों जैसे भूमि पर तथा अन्य वस्तुओं का मालिक भी होता था। कभी कभी यह सब शहरी अभिजात से संबंधित पुरुषों की स्थिति में चिन्हक के रूप में उपयोग किया जाता था, जिसमें समृद्ध व्यापारी शामिल थे। जबकि यहाँ क्या क्या गया क्वेश्चन में क्या है? क्या वह ग्राम का प्रमुख होता था जिसका सार्वजनिक भूमि पर नियंत्रण होता था, जबकि कहाँ का प्रमुख था? घर का। गृह मतलब ही घर होता है। ठीक है, अभिजात वर्गों के भीतर संस्थागत विकास एक स्थिर कृषि अर्थव्यवस्था का सुझाव देता है। स्रोतों में यह बताया गया है कि अमीर गृहस्थ यानी गृहपति दासों को नियुक्त करते थे, मजदूरों को अपनी भूमि पर काम करने के लिए किराए पर रखते थे। गृहपथ का अस्तित्व भूमि के सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा के कमजोर होने और व्यक्तिगत जागीर यानी जायदाद के रूप में उभरने की प्रवृत्ति दर्शाता है। ग्रामीण समाज में क्या अंतर है? नई प्रौद्योगिकियों में अक्सर उत्पादन में तो वृद्धि होती गई, लेकिन इसके लाभ बहुत असमान थे। कृषि में लगे लोगों के बीच विषमताएं बढ़ती जा रही थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार 3 प्रमुख समूह थे: भूमिहीन, कृषक, कृषि श्रमिक, छोटे किसान तथा बड़े भूधारक। गृहपथ शब्द का इस्तेमाल अक्सर पाली ग्रंथों में दूसरी और तीसरी श्रेणी के नाम को नामित करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 2 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। रैयत, मुजरियान, खुदकास्त तथा पाहिकास्त पदों का प्रयोग किया गया। कब? मुगल सेना में सेनाधिकारियों के लिए, मुगल सेना में सैन्य इकाइयों के लिए, मुगल दरबार में अधिकारियों के लिए, मुगल शासन के दौरान किसानों के लिए। रैयत मतलब वैसे भी होता है, रैयतवाड़ी पढ़ा होगा तो किसान शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे किसानों के लिए होना चाहिए। ठीक है, वैसे रैयतवाड़ी तो मॉडर्न इंडिया में पढ़ा गया, लेकिन वहाँ से लिंक किया जाता है। इसका सही आंसर डी है। ठीक है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोतों में किसान के लिए सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पद रैयत, जिसका बहुवचन रियाया या मुजरियान था। इसके अतिरिक्त किसान या आसामी का भी इस्तेमाल किया जाता था।
17वीं शताब्दी के स्रोतों में से दो तरह के किसानों के बारे में जानकारी मिलती है, खुदकास्ट और पाहीकास्ट। खुदकास्ट वैसे किसान होते थे जो उसी गांव में रहते थे जिसमें उन्हें खेत होते थे, जबकि पाहीकास्ट अनिवासी कृषक होते थे जो किसी अन्य गांव से संबंधित थे लेकिन संविदा पर किसी अन्य भूमि पर कृषि करते थे। मतलब कहीं और का रहने वाला किसी और जगह पर जाकर खेती अगर करता था जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उसे कहा जाता था पाहीकास्ट। और खुदकास्ट मतलब अपने खुद के गांव में जहां पर आपकी खेती है वहीं पर आपको खेती करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MRI निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। तो इसका सही आंसर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, MRI का तात्पर्य मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। यह एक मेडिकल नाम है, परंतु वास्तविक नाम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। निदान की इस विधि में उत्कृष्ट चित्र प्राप्त होते हैं और किसी भी प्रकार के आयनिक विकिरण से शारीरिक क्षति की संभावना नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तालुक की भू राजस्व मांग का पुनरावलोकन करने के लिए उत्तरदायी था? जयकर, हाली, कालीपराज या अहदी? इसका सही आंसर है जयकर। जयकर वह अधिकारी थे जिन्हें तालुक भू राजस्व मांग के पुनरावलोकन का कार्य दिया जाता था। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? ए, आदिवासी मूल का होने का कारण जिन बस्तियों को कालीपराज गहरी त्वचा माना जाता था उन्हें हाली प्रणाली के अंतर्गत उच्च जाति के लोगों के लिए वंशानुगत मजदूर के रूप में चिन्हित किया गया था। मुगल काल के दौरान महल में विभिन्न पदों पर कार्यरत आहादी कोई आधिकारिक पद नहीं रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय दिवाला शोधन क्षमता बोर्ड द्वारा या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा। तो इसको नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय प्रतिभूति नियंत्रण बोर्ड द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या है? सी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय अधिनियम 1992 के अंतर्गत निर्मित सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विनियमन 1999 के तहत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेबी। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग खुदरा और संस्थागत निवेशकों को जानकारी प्रदान करती है जो उन्हें यह निर्धारित करने में सहायता करती है कि क्या बॉन्ड एवं अन्य ऋण उपकरणों के जारीकर्ता तथा निश्चित आय वाली प्रतिभूतियां अपने दायित्वों को पूरा कर पाएंगे। ग्रेड जारी करने में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों प्रतिभूतियां जारी करने वाली ऐसी विभिन्न कंपनियों और देशों का वस्तुपरक विश्लेषण एवं स्वतंत्र आकलन करती हैं। सभी देशों को संप्रभु क्रेडिट रेटिंग जारी की जाती है। यह रेटिंग किसी देश या विदेशी सरकार की सामान्य साख का विश्लेषण करती हैं। विदेशी सार्वजनिक और निजी निवेश, पूंजी बाजार, पारदर्शिता और विदेशी मुद्रा भंडार की मात्रा से किसी देश की समग्र आर्थिक स्थितियों की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग ध्यान में रखती है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग उद्योग 3 एजेंसियां मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच के साथ पूरे बाजार को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइकल ओडार जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, माइकल ओडार जलियांवाला नरसंहार के दौरान पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। वर्ष 1919 में बैसाखी के दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जलियांवाला बाग में सेना का नेतृत्व करने वाला ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर था। तो कथन एक गलत हो जाता है। अमृतसर में हुई घटनाओं के कारण पूरा देश स्तब्ध था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरुद्ध में अपनी नाइटहुड की उपाधि और गांधी ने बोअर युद्ध के दौरान अपने कार्यों के लिए अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। गांधी जी हिंसा के माहौल में पूरी तरह व्याकुल हो गए थे, इसलिए उन्होंने 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह वापस लिया। बोअर युद्ध यहाँ नहीं अफ्रीका में हुआ था, इसको देख लीजिएगा एक बार, मैं पिंच कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट,
बौद्ध तथा जैन धर्म के सिद्धांतों में समानता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परित्याग पर जोर, मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में मानवीय प्रयास, वेदों की अस्वीकृति, अनिश्वरवादी सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे बोअर युद्ध की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट थोड़ा सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, अनिश्वरवादी सिद्धांत। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। क्वेश्चन नंबर 13, समानता क्या है? परित्याग पर जोर दिया, दोनों ने दिया है, सही है। मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में मानवीय प्रयास, ये भी बात सही है, मानवीय प्रयास की बात हुई है। वेदों की अस्वीकृति, बिल्कुल यहाँ पर धीरे धीरे वेद और कर्मकांडों को नकारा गया है। अनिश्वरवादी सिद्धांत, बिल्कुल अनिश्वरवादी सिद्धांत को ही माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4 सब। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांत के बीच कुछ समानताएं, उदाहरण वेदों की अस्वीकृति, उनका अनिश्वरवादी सिद्धांत, मोक्ष प्राप्ति के परित्याग एवं मानवीय प्रयासों पर बल और पुरुषों महिलाओं के लिए एक मठ व्यवस्था की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर, कार्ब्यूरेटर, कार्डियोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो मैनोमीटर दाब से है, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन से है, कार्डियोग्राफ ये हृदय गति से, सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता से नहीं, बल्कि सिस्मोमीटर किसका मापता है? सिस्मोग्राफ पे काम करता है वो, सिस्मोमीटर से ही काम करता है। सिस्मोग्राफ पर भूकंप की तीव्रता को देखते हैं। सिस्मोमीटर भूकंप मापी है जिसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता का पाठन किया जाता है। बाकी सब ले, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 पत्र एवं रचनाएँ हैं, और 3 हैं, और व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। इनके विचार करने की कौन से मिले हुए हैं पहले से। ठीक है, तो देखते हैं। सर्कुलर ए आज़ादी रामनाथपुरी, स्वदेशी सेवक GD कुमार और फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास। ये 3 के तीनों आंसर जो हैं वो पहले से मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तारक नाथ दास एक भारतीय छात्र और उत्तरी अमेरिका में एक अखबार 1908 में फ्री हिंदुस्तान शुरू करने वाले भारतीय समुदाय के अग्रणी नेताओं में से एक। वेस्ट कोस्ट पर राजनीतिक निर्वासन झेल रहे रामनाथपुरी ने 1907 में एक सर्कुलर आज़ादी का परिपत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। GD कुमार ने लंदन में इंडिया हाउस की तर्ज पर वैंकूवर में एक स्वदेशी सेवक सदन की स्थापना की और स्वदेश सेवक नामक एक गुरुमुखी पेपर भी शुरू किया, जिसमें सामाजिक सुधार की वकालत की और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ाने के लिए कहा। तो इसके तीनों के तीनों आंसर सही हैं। सर्कुलर आज़ादी रामनाथपुरी ने, स्वदेशी सेवक GD कुमार ने और फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास ने। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन। तो इसका सही आंसर है सातवाहन। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य 450 से 1189, राष्ट्रकूट 757 से 973, पल्लव 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी यानी 752-53 से। ठीक है, सातवाहन ईसा पूर्व की बात आती है यहाँ पर, पहली शताब्दी से, BC से ही 194 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये सबसे पुराना जो कार्यकाल रहा है वो सातवाहनों का रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख राजतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खालसा पंथ, बहुल प्रबंधन कारणी, गुरमत, पवित्र धार्मिक सभा, संगत लोगों की सामूहिक इच्छा। इसमें से सुमेलित क्या नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार ऐसे गलतियां हो जाती हैं कि आप ध्यान नहीं देते हैं और आंसर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, 2 और 3 इससे सुमेलित नहीं है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। सिख राजतंत्र के अनूठे सिद्धांतों में संगत यानी पवित्र धार्मिक सभा, गुरु ग्रंथ एवं खालसा, बहुल प्रबंधन कारणी, गुरुमत लोगों की सामूहिक इच्छा और सर्वत खालसा लोकतांत्रिक एवं समतावादी राजनीति शामिल था। 2 और 3 सही सुमेलित नहीं। क्या है? गुरुमत, पवित्र धार्मिक सभा। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है? गुरुमत लोगों की सामूहिक इच्छा
और दूसरी क्या है, संगत, लोगों की सामूहिक इच्छा यहाँ बताई गई है, जबकि संगत का मतलब क्या है, पवित्र धार्मिक सभा से। ठीक है, तो ये दोनों बातें जो है वो एक्सचेंज कर दी गई हैं, ये इधर और ये इधर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, मृदा निर्माण मुख्य रूप से किससे संबंधित है, भूतल उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मूल शैल सामग्री से। ठीक है, तो भूतल उच्चावच जरूरी होता है, डेमोग्राफी बहुत ज़रूरी है, जलवायु भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और मूल शैल सामग्री, ये चारों चीज़ें मिलकर के बनाती हैं। क्योंकि शैल सामग्री कैसी होगी वो भी डिपेंड करेगा। प्राकृतिक वनस्पति अगर है वहाँ पे तो फिर सॉइल में ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, जलवायु का असर पड़ता ही है, भूतलीय उच्चावच में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय भू जलवायु स्थितियों में मृदा निर्माण मुख्य रूप से मूल शैल सामग्री, पैरेंट रॉक मटेरियल, भूतल उच्चावच, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है। पशुकीट और मनुष्य भी मृदा निर्माण की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में किसकी पूजा की जाती थी, सर्प, पवित्र वृक्ष, लिंग या बैल। ठीक है, तो सर्प, पवित्र वृक्ष, लिंग और बैल, ये चारों की पूजा होती थी। ठीक है, सिंगारी सभ्यता में पशुपत शिव की पूजा उनके वास्तविक पत्नी रूप यथा लिंग के रूप में होती थी। देवी को महादेवी का पद दिया गया। साथ ही पवित्र वृक्ष, पशु, नाग आदि धार्मिक पवित्र प्रतीक हड़प्पाकालीन सभ्यता में प्रचलन में थे, जिन्हें बाद में हिंदू धर्म में अपनाया गया। चंद्रद्रोण से प्राप्त एक मुहर पर कुबड़ बैल अंकित है, जो इसके धार्मिक महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय क्षेत्र हॉकाई तकनीक से संबंधित है, स्वचालित हथियार, खेल, मानव रहित हवाई जहाज, सैटेलाइट निगरानी। ठीक है, हॉकाई, तो इसका सही संबंध है खेल से। ठीक है, हॉकाई खेल प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख प्रवर्तक है। इसका सर्वप्रथम उपयोग क्रिकेट में फैसलों का विश्लेषण करने के लिए एक प्रसारण उपकरण के रूप में किया गया था। हॉकाई अब 20 से अधिक खेलों का एक अभिन्न अंग बन गया है। एक सटीक IT आधारित वीडियो रिप्ले और वितरण सॉफ्टवेयर तथा रचनात्मक ग्राफिक्स के साथ विजन प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग गेंद, खिलाड़ी और यहाँ तक कि कारों के प्रक्षेप वक्र की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। हॉकाई क्रिकेट में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है जो आपको गेंद के कोण और दूरी की एक आभासी समझ देती है, जहाँ एक बार गेंद गिरने के बाद जा सकती है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे, हॉकाई का खेल से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक्चुअली काफ़ी रात हो चुकी है, रात के 3 बजने वाले हैं, तो थोड़ा सा आलस महसूस हुआ, लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, उसको सुधारने की मैं कोशिश करूँगा आगे से। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।